हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सारे। जय माता दी। आज हम लोग क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में चैप्टर करने वाले हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों के मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस का सेकंड चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स। इन तीनों रिसोर्सेज के अंदर कुछ प्रोडक्टिव रिलेशन क्रिएट करना, इन तीनों रिसोर्सेज में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव रिलेशन क्रिएट करना जिससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए, उसे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सिंपल बात बोलूं तो आपने इससे पहले चैप्टर कवर किया है प्लानिंग, और तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। तीनों रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से बांटो, ऑर्गेनाइज करो, क्लासिफाई करो, जिससे कि इंसान ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग। आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन का एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। प्रोसेस जैसे कि इसका प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सारे काम को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सोचा हुआ था कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं मैंने, तो इन 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों ने सारे काम को आइडेंटिफाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जितने भी सिमिलर काम होंगे उनका एक डिपार्टमेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सिमिलर काम होंगे वो प्रोडक्शन के अंदर आएंगे। सेल्स से रिलेटेड जितने भी सिमिलर काम होंगे वो सेल्स में आएंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो मार्केटिंग में आएंगे। डिपार्टमेंटेशन कहते हैं इसे। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में सुपीरियर भी होगा, सबऑर्डिनेट भी होगा। तो थर्ड स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फोर्थ होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये चार स्टेप हैं बच्चे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बता दी, दैट क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग थ्री रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के आपको चार स्टेप्स ही बता दिए। आओ वन शॉट के अंदर इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को फिनिश करते हैं। सर जनरल मीनिंग क्या है सर ऑर्गेनाइजिंग का? सर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बता दिए तीन तरह के रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग बेटर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का बच्चों एक सिंपल सा मीनिंग जो मुझे लगता है उसे कहते हैं क्लासिफाई करना, बांटना। अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो, ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को कुछ इस तरीके से बांटो कि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। सो द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। कुणाल सर, ऑर्गेनाइजिंग के सर आपने बताया था प्रोसेस है, और ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर चार स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब स्टूडेंट्स आप लोग किसी को ड्यूटीज असाइन कर रहे होते हैं थर्ड स्टेप में, तो कभी कभी किसी को अथॉरिटी ज्यादा मिलती है, किसी को अथॉरिटी कम मिलती है। बच्चों, जिसको अथॉरिटी ज्यादा मिलती है वो होता है सुपीरियर, और जिसको अथॉरिटी कम मिलती है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, फोर्थ स्टेप। तो चार स्टेप हो गए हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? सर फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो इस 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भाई बहुत सारे काम करने हैं। एक काम कर, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इन सारे काम को एक पेपर पे लिख ले यार। जितने भी काम है, चाहे वो काम परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोड्यूस करने से प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, मैं कह रहा हूं जितने भी काम हैं सारे काम मैं कहीं भूल ना जाऊं, एक जगह मैं सारे काम लिख लेता हूं। उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। सारे काम को बांटना भी है, सारे बड़े बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करना है। द फंक्शन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू द स्मॉलर। सारे बड़े काम को छोटे काम में बांटना है। Each unit is called as job, and one person is organization must assign only one job matching to his। मुझे पता नहीं, एक प्रिंसिपल याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है? उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल वर्क and divide the total work into the small units. Each unit is known as job, and job is assigned to that person who is specialized in performing that job। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करके बांट दो, और बांटना किसके अकॉर्डिंग? स्किल्स के नॉलेज। सेकंड मेरे पास आता है डिपार्टमेंटेशन। जो भी आप लोगों ने काम बांटा है स्टूडेंट्स, उसमें सिमिलर जो काम होंगे उसका एक डिपार्टमेंट बना दो।
सेल्स से रिलेटेड जितने काम होंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, परचेज से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो परचेज के अंदर आएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन तो हो गया। सेकंड मेरे पास आ गया डिपार्टमेंटेशन। हियर जॉब ऑफ सिमिलर कैटेगरी आर पुट अंडर द वन डिपार्टमेंट। कॉमन वे ऑफ डिपार्टमेंटेशन आर फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या फिर बच्चे डिविजनल, प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी का डिपार्टमेंट। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटा जाता है तो उसको फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन बोलते हैं, और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है तो उसे डिविजनल डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। दो तरह की डिपार्टमेंटेशन है हम लोगों के पास, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस मेथड ऑफ जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट, जैसे कि बच्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अंडर दिस मेथड जॉब ओरिएंटेड टू वन प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। थर्ड बच्चों मेरे पास स्टार्ट स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हेड होगा, अभी हेड आया नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हेड होगा उसके क्या क्या काम होंगे, उसने किसको रिपोर्ट करना है, उसे कौन रिपोर्ट करेगा, इंसान के आने से पहले उसकी ड्यूटीज बना देना, इसको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं। Here different individuals are assigned duties matching to his skills and qualification. Employees are assigned duties by giving them a document called job description. जब कभी भी किसी को ड्यूटी दी जाती है तो डॉक्यूमेंट दी जाती है, उस डॉक्यूमेंट में उसके सारी ड्यूटीज लिखी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और फोर्थ बच्चे मेरे पास स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आप किसी को ड्यूटी दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि इस बच्चों की कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। पता लग जाता है कि सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है और पता लग जाता है कि सुपीरियर ने अपने हाई अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। To perform the assigned job by the managers, individual need some authority. So in fourth step of organizing, all the individuals are assigned some authority matching to the responsibility. This leads to creation of superior subordinate relationship. तो चार स्टेप बच्चों मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग के फिनिश हो गए। फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये तो बच्चे मेरे पास था ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग करनी क्यों चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस आ जाती है, जैसे कि फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्किंग। ऑटोमेटिकली इससे क्लियर हो जाता है कि एवरी टास्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम सिस्टम और अ प्रोसेस, कोई वेस्टेज नहीं हो रही। सेकेंड, फॉलो द स्केलर चेन, हु रिपोर्ट्स टू हुम, किसने किससे बात करनी है, कोई इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। अगर आप प्रॉपरली बांटोगे, हर डिवीजन को बांटोगे, उसके ऊपर उसका हेड होगा, उसको बोलते हैं फॉलोइंग दी स्केलर चेन। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बाय ensuring proper organizing of organization we can assure to achieve the organizational goal. It also helps to maintain the coordination and more emphasis on work rather than the wasteful activities. प्रॉपर बांटा होगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, सबको पता होगा किसने क्या काम करना है, तो काम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वेस्ट एक्टिविटीज कम होंगी। फर्स्ट मेरे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब आप लोगों ने सारे काम सिर्फ उसी को करने के लिए दिए जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो स्पेशलाइज वे में हो रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड, रोल क्लैरिटी, एवरीवन नोज दैट हु शुड रिपोर्ट टू हुम, फ्रॉम हुम आई शुड रिसीव ऑर्डर, मैं कहां से ऑर्डर लूंगा, मैं किसको ऑर्डर दूंगा, मैंने किससे रिक्वेस्ट करनी है, मैंने किसके ऊपर अथॉरिटी शो करनी है। ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता है अगर आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बांटा होता है, जिसको बोलते हैं रोल क्लैरिटी। सो इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंडिविजुअल्स आर असाइन्ड जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द रोल ऑफ एवरी मैनेजर, सो द रोल ऑफ एवरी मैनेजर इज क्लियर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, we all know that there are three types of resources in every organization, that is physical, financial and human resource. So when we organize the organization, we assure that all the three resources are utilizing in their best possible way. जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांट रहा हूं तो मुझे पता है कि यहां पे 2 रूम है, 3 रूम है, 5 रूम है, मुझे पता है कि किस रूम में कौन सी क्लास होनी है स्टूडेंट, मुझे पता है कि कौन सा टीचर किस रूम में होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ना कोई टीचर का टाइम वेस्ट हो रहा है,
ना कोई रूम वेस्ट हो रहा है, ना चेयर्स वेस्ट हो रही हैं. एग्जैक्टली ऑल थ्री रिसोर्सेस, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, आर यूटिलाइजिंग इन देयर बेस्ट पॉसिबल वे. ये नहीं हो पाता अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज ना करता. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होगी बच्चे लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, सेकेंड होगी बच्चे रोल क्लैरिटी, थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन. जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बांटा था तो मैंने ये भी एश्योर किया था कि मेरी क्लास के साथ किसी और की क्लास क्लैश भी ना हो, क्योंकि अगर मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ कोई मैथ्स की क्लास ना हो रही हो. मैं भी इस टाइम पे क्लास ले रहा हूं, मैथ्स के सर भी ले रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. इसका मतलब मेरी क्लास और मैथ्स की क्लास आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और जहां इंटरडिपेंडेंसी होती है बच्चों, वहां पे एक फंक्शन चाहिए होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. तो जब मैं इस टाइमिंग्स को बांट रहा था, रूम्स को बांट रहा था, दैट मींस जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग कर रहा था तो मैंने ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाया है. तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग से ही कोऑर्डिनेशन आया. कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद अदर डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट सॉरी, हर एक डिपार्टमेंट कुणाल सर अदर डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है. तो जहां पे लिंक आता है सर, इंटरडिपेंडेंसी आती है. जहां लिंक आता है इंटरडिपेंडेंसी आती है सर. जहां एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होता है सर, वहां पर एक वर्ड चाहिए होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी बांटा हुआ है तो मैं इजीली एक्सपैंड कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं ए, और उस ए प्रोडक्ट का मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, एचआर भी है. अगर मैं एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो प्लीज प्रोडक्ट को मैं ऐड कर सकता हूं, बाकी रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू एक्सपैंड एंड इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन कमिंग फ्यूचर, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, रोल क्लैरिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नेक्स्ट, जब कभी भी जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, जब कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स. जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब बटी हुई ऑर्गेनाइजेशन. जब कभी भी मैं किसी बटी हुई ऑर्गेनाइजेशन को देखूंगा तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा ये रहा सेल्स डिपार्टमेंट, अच्छा वो रहा सेल्स हेड, ये रहा प्रोडक्शन. तो इसको कहते हैं फ्रेमवर्क. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड. मेरे साथ साथ एक बार बोलोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड. और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है तभी फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कह रहे हैं when the manager are performing organizing function an organizational structure gets created automatically, जिसमें लोगों की पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या है वो बताया जाता है. व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट? सर जब आप स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, जब आप बांट रहे थे, आपने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया होगा, मार्केटिंग बनाया होगा, तो आपने कुणाल से जब डिपार्टमेंट बनाया हो तो डिपार्टमेंट का कोई हेड भी होगा. तो एक हेड के अंडर कितने लोग एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं उसको कुणाल से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. देखो क्या बोलते हैं, इट मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन वर्क अंडर वन सुपीरियर, है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एक होता है बच्चे नैरो और एक होता है स्टूडेंट्स मेरे पास वाइडर. नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर मैनेज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय. इट रिजल्ट्स टॉल. नैरो. वाइडर बच्चों, यहां पे एक सुपीरियर के अंडर ज्यादा लोग काम करते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं टॉल, इसको बोलते हैं फ्लैट. वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजर्स कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल एफिशिएंटली अ लार्ज नंबर. तो स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर, टॉल, फ्लैट, ये है हमारे पास स्पैन. ये टॉपिक आया कहां से कुणाल सर? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे थे. ये रहा सर, ये सर टॉल है, ये देखो सर आपको दिख रहा होगा, ये टॉल है. सर जब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में हो सर वो फ्लैट है,
उसमें सर एफिशिएंटली ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं एक सुपरवाइजर के अंडर। यहाँ पे सर नैरो है, कम लोग काम करते हैं, तभी इसको टॉल बोला जाता है कुणाल सर। और क्या बोल रहे थे सर आप, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को जब बांटा जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और दो तरह के स्ट्रक्चर है मेरे पास, एक मेरे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास डिविजनल स्ट्रक्चर है जी। Functional structure and divisional structure. Whenever the organization is divided according to the functions of one product, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करी जाती है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स डिवाइड करी जाती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करी जाती है मोर देन वन प्रोडक्ट्स, उसको बच्चे डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये रहा आप लोगों का फंक्शनल स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये रहा मेरे पास प्रोडक्ट एक्स बच्चों, ये रहा मेरे पास प्रोडक्ट एक्स, ये रहा बच्चों मेरे पास प्रोडक्ट एक्स का सेल्स डिपार्टमेंट, ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये रहा परचेज डिपार्टमेंट। ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों और ये प्रोडक्ट एक्स के ही हैं। तो सेल्स हेड है, ये मार्केटिंग हेड, ये परचेज हेड, बाकी सब ऑर्डिनेट इनके अंडर वर्क करते हैं। इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जब आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने से पता लग गया क्या है, आओ जरा इस फंक्शनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस मेरे पास गिवन है बच्चों स्पेशलाइजेशन। जब मैंने खुद स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड उसे ही बनाया है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड है। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड भी वही है जो सेल्स में स्पेशलाइज्ड है। मतलब हर एक फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिल रही है, मतलब हर एक काम अब अच्छे तरीके से हो रहा है। इसको ही बोलते हैं फंक्शनल, इसको ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। व्हेन द एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज पर द स्किल्स, हाँ सर मैंने एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेम फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर द सेम डिपार्टमेंट, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। 10 साल से सर सेल्स वाला सिर्फ सेल्स में काम कर रहा है सर, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इजी सुपरविजन, सेल्स वाले ने सिर्फ अपने हेड को अपने सुपरवाइजर्स को देखना है, अपने फंक्शंस को देखना है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से उसको मतलब नहीं है। इसका मतलब इजी सुपरवाइज कर सकते हैं आप लोग। द सुपरवाइजर बिकम्स फेमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क, मैंने अपने काम को देखना है, जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहे हैं मैंने सिर्फ उसी को देखना है। और जब मैंने उसी फंक्शन को बार बार देखना है तो मेरे लिए सुपरवाइज करना ईजी है। टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। हाँ सर यही बोल रहा हूं। थर्ड, इजी कोऑर्डिनेशन कुणाल सर। इजी कोऑर्डिनेशन कैसे, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर interdependent on each other. One function is interdependent on other function sir, so it leads to easy coordination. सर जब परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर लेगा तभी तो कुणाल सर सेल्स डिपार्टमेंट सेल करेगा। इसका मतलब कुणाल सर ऑर्गेनाइजेशन को बांटते वक्त, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते वक्त ऑटोमेटिकली आपने क्या मेंटेन करवाई होगी, क्या फॉलो करवाया होगा, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि बिना परचेज के प्रोडक्शन नहीं होगी और बिना प्रोडक्शन के सेल्स नहीं होगी, बिना सेल्स के मार्केटिंग नहीं होगी। जब हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है तो वहां पर सर एक वर्ड चाहिए होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कुणाल सर। इट हेल्प्स इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी हेल्प्स टू इंप्रूव द मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग। एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, 10 साल से सेम काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली उस काम को करने में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। इफेक्टिव ट्रेनिंग, सर मैंने जो ट्रेनिंग देनी है सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर एम्प्लॉइज को, सिर्फ सेल्स वालों को सेल्स की ट्रेनिंग देनी है। सेल्स वालों को मैंने प्रोडक्शन या परचेज की ट्रेनिंग नहीं देनी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को काफी इजी हो जाता है। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज मोर इजी एज दे ट्रेन्ड इन लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल्स। एम्प्लॉइज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन ओनली। क्या डिसएडवांटेज है बच्चों मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर के? फर्स्ट डिसएडवांटेज, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे। तो कभी कभी डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहे डिपार्टमेंटल गोल हमारे लिए बड़ा है। अब डिपार्टमेंटल गोल उनके लिए तो बड़ा है, बट यस कभी कभी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। इन देयर ओन वे ओनली दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल कांट अचीव्ड। वो सिर्फ अपना देखते हैं। सेकंड, व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज द कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस एंड देयर इज अ डिले इन डिसीजन। जब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो गए, तो वहां पर जब काम ज्यादा हो जाता है ना, लोग ज्यादा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर वहां पर ना एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है।
द डिपार्टमेंटल हेड्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट, दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। हाँ ये तो हो गया। When the organization goal is not achieved, it becomes very difficult to make any department accountable. ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ, सेल्स वाला कह रहा है मेरी गलती नहीं है, मार्केटिंग वालों की गलती है, उसने ढंग से मार्केटिंग नहीं करी होगी। मार्केटिंग वाला कह रहा है प्रोडक्ट ही बेकार था, वो प्रोडक्शन की गलती बोल रहा है। भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर। बच्चों याद रखना, डीमेरिट बता रहा हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर। In functional structure, employees get training of one function only. Functional structure के अंदर employee को ट्रेनिंग सिर्फ एक ही फंक्शन की मिलती है स्टूडेंट। और जब employee को ट्रेनिंग सिर्फ एक ही काम की मिल रही है, बाई चांस कभी employee को दूसरे डिपार्टमेंट में डालना हो या फिर employee ने खुद ने जॉब छोड़ कहीं और जाना हो, तो भाई वो तो सिर्फ एक ही चीज का रह गया, वो और किसी और चीज की ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही उसको। If he is not able to perform any other function, that is inflexibility आ गई उसके अंदर। तो ये मेरे पास कुछ डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब आ गया डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे आपके पास प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, ये प्रोडक्ट जेड है, तो प्रोडक्ट एक्स का भी परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वाई का भी परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स और मार्केटिंग, जेड का भी परचेज, सेल्स और मार्केटिंग, और तीनों का डिपार्टमेंट का हेड आप बोल सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल हेड है। आप समझ के देखो, ये डायरेक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये प्रोडक्ट एक्स का हेड है, ये प्रोडक्ट वाई का हेड, ये प्रोडक्ट जेड का हेड, ये प्रोडक्शन का हेड, सेल्स का हेड, मार्केटिंग का। इसका मतलब ऐसे बांटी जाती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिविजनल। और जब कभी भी आप लोग कोई स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हो, आइदर इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर और अ डिविजनल स्ट्रक्चर, आप लोगों को पहले साथ में एक स्ट्रक्चर बना लेना, फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करना, वो आप लोगों के लिए पढ़ना काफी इजी हो जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर एक प्रोडक्ट को वो मैनेज कर रहा है जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन आ रही है। ये तीनों प्रोडक्ट हेड है, ये तीनों को इन प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इससे इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फास्ट डिसीजन मेकिंग, बाई चांस अगर प्रोडक्ट एक्स में कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन वाई और जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वाई और जेड के किसी भी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेबिलिटी, अगर प्रोडक्ट एक्स फेल हो गया तो अकाउंटेबल यही भाई साहब होंगे, बाकी वो किसी और के ऊपर नहीं बोल सकता कि उससे पूछ लो, उसकी गलती है जी। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफिकल्ट था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां भाई साहब को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग मिली है, बाई चांस ये अगर मैं इनको प्रोडक्ट वाई की प्रोडक्शन में डालना चाहूं तो ऑलमोस्ट वर्किंग सेम होगी, प्रोडक्ट जेड की प्रोडक्शन में डालना चाहूं तो जा सकता है इंसान। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉइज आर ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन डू डिफरेंट फंक्शंस विद इन द अदर डिपार्टमेंट। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड तो मेरे पास है ही, आप प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एस, कुछ भी और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आप कर सकते हैं इजी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है बच्चे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली। यार ये तो हो गई यार, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में नहीं सोचता। कभी कभी रिसोर्सेज बटने हो और कम होते हैं रिसोर्स, तो हर प्रोडक्ट वाला बोलता है मेरे पास सारा दे दो रिसोर्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल दिवाली है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बोनस हम लोग किसी दो डिपार्टमेंट्स में दो प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं, एक के लिए बाद में करेंगे, तो सारे बोलेंगे नहीं पहले हमें कर दो, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। भाई प्रोडक्ट एक्स अलग, प्रोडक्ट वाई अलग, प्रोडक्ट जेड अलग, प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग अलग, वाई का प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग अलग, जेड का प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग अलग। भाई ह्यूज कैपिटल, ह्यूज एक्सपेंसेस हैं भाई, वो हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिसएडवांटेज है। तो जब कभी भी आप लोगों ने भी जस्ट देखा कि आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा था, और जब ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है,
स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेनेवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द वन प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड व्हेनेवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले जो बताया था वो स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन को जब बांटा जाता है तो स्ट्रक्चर बन जाता है, पर चाहे वो आप बांटो चाहे ना बांटो, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है स्टूडेंट्स। एक मेरे पास होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। जहां पर आप लोगों का प्रॉपर हायरार्की फॉलो हो, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, स्केलर चेन फॉलो होती हो, उसको हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing an organizational structure is created। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है टू अचीव द सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इफ द formal organizational structure, individual are assigned various job position, and while working at those job position, the individuals interact with each other, developed some social and friendly groups in the organization. This network is known as informal। मतलब फॉर्मल तो बनाया जाता है, इनफॉर्मल इंट्रैक्शन से, लव, सिंपैथी, अफेक्शन, इंट्रैक्शन से ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल क्रिएट हो जाता है। फॉर्मल जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो फॉर्मल बनता ही है। तो बेनिफिट्स क्या हैं फॉर्मल के बच्चों? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना, जब आप लोगों ने खुद बनाया है स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने बनाया ही कुछ इस हिसाब से है कि मैंने उसको वही काम दिया है जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, जिससे कि हर एक काम में स्पेशलाइजेशन आएगी। रोल क्लैरिटी, सबको पता है कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये अभी आप लोगों ने फॉर्मल, ये भी आप लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में ही पढ़ा है, सेम ही है जो कि उसके अंदर है। डिसएडवांटेज है आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऐसे जल्दी क्यों बताई जा रही है? आपके सिलेबस में नहीं है जी, आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों को ऐसे जब जल्दी से सिर्फ बताया जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? आप फॉर्मल रहोगे ना तो पहले आप उससे परमिशन लो, फिर उससे परमिशन लो, फिर उससे परमिशन लो, बहुत डिले हो जाता है कभी कभी। और सिर्फ फॉर्मल की बात करूं, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। बच्चे काम ही काम करते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, माइंड को ठीक रखने के, रिवाइव करने के लिए। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। किसी का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, घर में कोई इशू चल रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो सोशल चीज़ों को अगर बार बार इग्नोर कर दोगे तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। नो करेक्ट फीडबैक। फॉर्मल है, आप उससे पूछोगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो शायद से वो बोल दे कि भाई आप नहीं पढ़ाते अच्छा, वो आप अच्छा नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ तब बोल सकता है जब वो मेरे साथ इनफॉर्मल हो। फॉर्मल में तो बोलेगा हाँ हाँ सर अच्छा ही है, बॉस के लिए कभी कोई गलत थोड़ी बोल सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल की? इनफॉर्मल का मतलब हो गया एक सोशल इंटरेक्शन से जो नेटवर्क क्रिएट होता है, उसके एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन, कोई स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फुलफिल सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद सोशल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट फीडबैक मिलता है, अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को पूछोगे कुछ तो लगता है अगर आपका अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो वो आपको करेक्ट फीडबैक देगा। ईजी कोऑर्डिनेशन, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। मैं अपनी फीलिंग बताऊंगा, मैं किसी हेल्प चाहूंगा, मुझे हेल्प चाहिए, तो एक यूनिटी शो होती है, वो हेल्प करेगा मेरी, अगर हम लोग इनफॉर्मल का पार्ट है। फॉर्मल में ये सारी चीज़ें नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या इनफॉर्मल के? कभी कभी र्यूमर्स भी स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी ऐड हो जाती हैं जो कभी हुई भी ना हो। नो सिस्टमैटिक वर्किंग। आज बोल रहा हूँ कि काम कर लो, कह रहा कल करूंगा, भाई कल क्या दिया ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ कल कर दूंगा, तो नो सिस्टमैटिक वर्किंग। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सोशल इंटरेक्शन ही चल रही है, काम हो ही नहीं रहा। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, सेम पॉइंट ही आ गया, सॉरी। तो मेरे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है, और ये मेरे पास इस चैप्टर का बच्चे लास्ट टॉपिक आया था जिसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है बच्चे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स डेलीगेशन का? बच्चों डेलीगेशन का मतलब होता है व्हेन एवर वी पास एन अथॉरिटी टू दी सबऑर्डिनेट। जब एक मैनेजर ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है तो वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स पासिंग अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुपीरियर। और सुपीरियर फिर अपना रूटीन वर्क अगर डेलीगेट कर देता है तो अगर सुपीरियर के पास कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है तो फिर सुपीरियर उसके ऊपर ध्यान देगा। तो क्या बोल रहे हैं? डेलीगेशन अथॉरिटी मीन्स डिवीजन अथॉरिटी एंड पावर्स डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट।
डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू अ पार्ट्स ऑफ योर जॉब। जो काम मैं पहले खुद करता था, आज वो काम मैं अपने सबऑर्डिनेट से करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड हूँ या फिर मेरे पास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अ मैनेजर कांट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, हेंस ही डेलिबरेटली passes some of his responsibilities to his subordinates. Managers also share some of his authority with his subordinates so that responsibility can carried out properly. तो passing of authority from superior to subordinate, बच्चों उसको बोला जाता है डेलीगेशन। जब कभी भी आप अथॉरिटी को पास ऑन कर रहे होते हैं, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास जब अथॉरिटी जा रही होती है, तो सिर्फ अथॉरिटी नहीं जाती, साथ में और भी कुछ चीजें जाती हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट आनी चाहिए अथॉरिटी, सेकेंड अथॉरिटी, थर्ड अकाउंटेबिलिटी। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। और अब याद रखो, अगर मैं डेलीगेट कर रहा हूं काम अपना किसी और को, अपने सबऑर्डिनेट को, तो मैं उसको पावर्स तो दूंगा ही। अगर मैं जो काम मैं करता था उसके लिए अगर वो काम मैं किसी और को दे रहा हूँ तो अथॉरिटी तो दूंगा। अथॉरिटी के अपने आप साथ चली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद वो काम हुआ या नहीं हुआ उसके लिए आंसरेबल भी वही होगा। तो शायद से अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देने की जरूरत नहीं होती जब आप लोग डेलीगेशन, मतलब जब आप अथॉरिटी देते हैं। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन स्टूडेंट्स: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात ये आ गई कि जब आप अपनी अथॉरिटी किसी को दे रहे थे, जब आप ये अथॉरिटी किसी को दे रहे थे स्टूडेंट्स, तो आपने सारी अथॉरिटी दे दी है, कुछ अथॉरिटी अपने पास रखी है। व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आर विद इन दी फ्यू हैंड्स, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोएस्ट लेवल, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to concentration of authority or a power in few hands only. The authority to make important decision is retained by the top level. जब कभी भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी टॉप लेवल के पास हो तो उसको बोला जाता है बच्चे सेंट्रलाइजेशन। और जब कभी भी अथॉरिटी डिसीजन लेने की पावर लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Every employee working at different level gets some share in the authority. क्या रिलेशनशिप बिटवीन है सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? सर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अगर सर मैं अपनी पावर किसी और को दे रहा हूँ करने के लिए, मैं सुपीरियर हूँ, वो आगे दे रहा है, वो आगे दे रहा है, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। पहला सर आपने रिलेशन बताया, in delegation the authority is shared between the two persons, that is only the managers and subordinates, जबकि decentralization many people at every level are involved। तो फर्स्ट आ गया रिलेशन क्या, decentralization is an extension of delegation. Delegation is necessary in every organization but decentralization is an optional part। डेलीगेशन करनी ही पड़ती है क्योंकि हर एक मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पार्ट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। एवरी मैनेजर हैज टू शेयर सम अथॉरिटी टू द लोअर लेवल टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम। नो मैनेजर इज एक्सपर्ट टू डू all the activities in the organization. So delegation is necessary but decentralization is required when an organization grows and expand. When delegation is extended then it creates a decentralization. So बच्चे क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे पास, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की सेम ही होती है। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, जब मैं अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम दे रहा हूँ करने के लिए, उसको पावर दे रहा हूँ, तो इट गेट्स मोटिवेटेड कि हाँ मुझे इतना समझा सर ने कि मुझे काम दिया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, अगर वही काम जो मैं करता था वही वो करेगा बार बार तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और बाई चांस अगर कहीं और ब्रांच में ओपन करता हूँ और वहाँ पे मुझे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, मेरे जैसे एक पोजिशनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। रिड्यूस वर्कलोड, ऑब्वियस सी बात है, अपना काम किसी को दूंगा तो वर्कलोड कम हो जाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, पहले मैं काम खुद करता था, आज वो वही काम वो भी कर रहा है, वही काम वो किसी और को भी दे रहा है, तो हम 3-4 लोग अब सेम लेवल का अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जैसे आपको बताया कि मैं अगर ब्रांच ओपन कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे मैनेजर चाहिए, जैसे मैं मैनेजर हूँ वहाँ पर ही मुझे मैनेजर चाहिए, तो मेरा सारा काम तो ये जानता ही है, तो इसको सब कुछ पता ही है कि मैनेजर के क्या काम होते हैं, तो इसको भेजो ना। किसी नए को हायर करने से अच्छा उसको रखो ना जिसको पता हो,
तो एक्सपेंशन ईजी हो जाती है, और बेटर कोऑर्डिनेशन। ये मेरे पास 6 इंपॉर्टेंस है बच्चों, किस चीज़ की जी? ऑर्गन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय, जैसे कि आपको मैंने बताया। इन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन मैनेजर्स शेयरिंग हिज responsibilities and authority with the subordinate, it motivates employees to perform their best ability. Second, employees development. As a result of delegation and decentralization, employees get more opportunity to utilize their talent by doing the task of manager. तो मैंने अगर काम दिए तो वो अपने तरीके से वो काम करके दिखाना चाहेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली उसके स्किल्स और बढ़िया होंगे। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ये तो मेन काम ही है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। Effective management. In the process of delegation decentralization, manager passes their routine work to the subordinate, so they are free to concentrate on more important issues. तो जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा, अपना रूटीन वर्क मैंने दे दिया किसी और को, तो जो रूटीन वर्क था वो भी एफिशिएंटली हो रहा है क्योंकि वो वर्कर कर रहा है मेरे लिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है मैं अपना सारा ध्यान उस पर लगा रहा हूँ। इसको कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। Facilitates organizational growth. In the process of manager, in the organization delegation and decentralization process, manager delegate responsibility according to the qualification of subordinates. This leads to employee development and organizational growth. Better coordination. Decentralization and delegation need better coordination. Obviously बात है, जब आप delegate कर रहे होगे ना अपना वर्क, तो आप डेलीगेट भी कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि जहाँ जो चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, जो डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो ये मेरे पास लास्ट टॉपिक था बच्चों, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और इंपॉर्टेंट भी है, आता ही आप लोगों के पास हमेशा। डेलीगेशन 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। डेलीगेशन एक रूटीन टास्क है, करना ही पड़ता है, ये डिसीजन लो, अगर ऑप्शनल है, पॉलिसी है तो कर रहे हो। लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, अभी सारी पावर्स एम्प्लॉयज़ को नहीं दी तो एम्प्लॉयज़ के पास पावर्स कम है, यहाँ पर सारी पावर दे दी तो एम्प्लॉय के पास पावर ज़्यादा है। ये नैरो है, वो वाइडर है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर टू इंक्रीज द रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों। डेलीगेशन क्यों करी जाती है? क्योंकि मैनेजर अपना वर्कलोड कम करना चाहता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉय के रोल को बढ़ाने के लिए करी जाती है, याद रखना। Grant of authority. Authority is granted by immediate superior. Authority is granted by only the top level. तो ये मेरे पास डिफरेंस था स्टूडेंट्स, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के थ्रू, 1 आवर की वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करी है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप लोगों को भी ये PDF चाहिए, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल कुणाल सरदाना क्लासेस, और आप लोग यूट्यूब को भी बच्चा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास BST, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स से रिलेटेड सारी शॉर्ट वीडियोस आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।